जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सेशन होने वाला है। तो जो भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, जिसको इंतजार है 2024 में यूपीएससी की भर्ती आए और मैं अच्छे से तैयारी करूं और इस बार अपना दरोगा का सपना पूरा करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा बनना ये बच्चों का बड़ा ख्वाब होता है और एक बहुत बहुत बेसब्री से मतलब आप इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो। एक सपना है जिसे आपको पूरा करना है और इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी जो बाधा है वो मूल विधि है। मूल विधि, संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी कानून हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर जीके जीएस के पोर्शन में सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन जो आता है वो इन्हीं का आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आज हमारी पहली डेमो क्लास है, पहली क्लास है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा। सबसे पहले बात आती है बेटा कि मूल विधि होती क्या है। मैंने पूरा सिलेबस कल इसका आपको बता दिया था, अच्छे से बता दिया था, आपको सारी चीजें पता लग गई होंगी। मूल विधि की एक कॉपी बनाओगे अच्छे से, इस तरीके से पेज है, मैंने भी नोट्स बनाए बेटा, ये नोट्स देख रहे हो, ये नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए आप लोगों के लिए। ये नोट्स भी मैं आपको जरूर दूंगा और अगर आप खुद से बना सकते हो तो खुद से जरूर बनाना बेटा, तो खुद से जो बने हुए नोट्स होते हैं उनका रिवीजन हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो एक बार अच्छे से पढ़ो, बार बार कि आज यहां से पढ़ो, कल वहां से पढ़ो, परसों उससे पढ़ो, ऐसे मत करना, क्योंकि इससे भी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार अच्छे से एक जगह पढ़ो, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा और इतनी आसान भाषा में एक एक शब्द को समझाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत समस्या ही नहीं आएगी। मूल विधि में बहुत आराम से एक एक चीज, जो टिपिकल शब्द होते हैं उसे आप बड़े आराम से सीख जाओगे और कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है कि एग्जाम टाइम पर उनका आप रिवीजन कर लो, कम से कम 8, 10, 15 बार रिवीजन कर लो, रट जाए वो चीजें, टिप्स पर याद हो जाए, फिर दिक्कत समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, मैं पीडीएफ दे दूंगा बेटा, अगर आप पीडीएफ चाहते हो मैं पीडीएफ बिल्कुल दे दूंगा, बट आपको नोट्स खुद से बनाने हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है बच्चों। पहले हम जो पढ़ते थे, मैं मूल विधि के अंदर जो आईपीसी थी, मूल विधि के अंदर एक सब्जेक्ट है बेटा, एक कानून है आईपीसी, फिर सीआरपीसी था और बहुत सारे कानून थे। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा आईपीसी। जो इंडियन पिनल कोड था ये आईपीसी अब चेंज हो गया है। ये जो आईपीसी थे, इंडियन पिनल कोड जो 1860 का था बेटा, ये 1860 इंडियन पिनल कोड जो 1860 वाला था, ये चेंज करके क्या कर दिया गया है बच्चों, बीएनएस 2023 कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसमें कुछ चैप्टर कम कर दिए। पहले जो चैप्टर थे ना आईपीसी में, वो अभी सब लिखेंगे हम, यहां देख लो। चलो मैं स्टार्ट ही कर देता हूं, आ जाओ। तो एक एक चीज का पहले कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा। थोड़ा सा मैं आपको आईपीसी के बारे में बताऊंगा, फिर हम थोड़ा सा बीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या, पूरा ही पढ़ेंगे बीएनएस को तो, लेकिन आईपीसी के बारे में पता होना चाहिए बेटा। ये आईपीसी 1860 में आई थी, 1860 का एक एक्ट था जिसको हम बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, जिसमें टोटल जो चैप्टर थे प्यारे बच्चों, वो कितने चैप्टर थे, टोटल चैप्टर थे इसमें 23। अगर मैं सेक्शंस की बात करता हूं बेटा, तो इसमें सेक्शंस कितने थे, 511 थे। अब क्या कर दिया गया बच्चों, बीएनएस 2023 है आपका, इसमें चैप्टर 20 कर दिए हैं आपके, जो अध्याय इनको बोलते हैं बेटा। तो चैप्टर कितने कर दिए हैं, 20 कर दिए गए हैं। अगर मैं सेक्शंस की बात करता हूं, धाराओं की बात करूं कि भाई धाराएं कितनी हो गई हैं इसमें, धाराएं कितनी हो गई हैं, तो आप धाराओं की बात करोगे बेटा, तो इसमें आपकी धाराएं हो गई हैं 358। कुछ सबसेक्शंस बढ़ा दिए इन लोगों ने, वो एक अलग की बात है, लेकिन आप आज के लिए सिर्फ इतना समझ लो बेटा कि ये 1862 था, इसको यहां 1862 कर लेना बेटा। ठीक है, ये 1862 था। 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। अगर मैं इसकी बात करूंगा कि ये लागू कब हुआ है बेटा, तो ये लागू हुआ है आपका 1 जुलाई 2023 को ये लागू हुआ है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं। अब हम जो पढ़ने जाएंगे बेटा, अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, बीएनएस को पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई, हाँ सर ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, सबसे पहले मेरे से कुछ बातें आप लोग सीख लीजिए बेटा, कि सबसे पहले चीज होती है मूल विधि क्या होती है। सर ये बताएंगे आप हमें, सबसे पहले आप हमें ये बता दो सर मूल विधि क्या होती है। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा मूल विधि का मतलब क्या होता है। मूल विधि आपके सिलेबस में है, तो मूल विधि का मतलब क्या होता है ये बता दो बेटा। बेटा चेंज इसलिए किया गया है इनको, क्योंकि पहले जो ये संहिता बनी थी बच्चों, पहले जो भी ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे आईपीसी के अंदर, तो वो रूल्स रेगुलेशन अंग्रेजों के टाइम पर बनाए गए थे और इसमें बात की गई थी कि जो भी अपराध करेगा हम उसे क्या देंगे, दंड देंगे।
लेकिन अब जो बीएनएस बनाई गई है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ये जो कानून था अंग्रेजों के टाइम का कानून चला रहा है, तो वो प्रथा हमें चेंज करनी है। तो अंग्रेजों के टाइम का जो बना हुआ कानून है हम इसका नाम चेंज करते हैं पहले तो, और इसमें वहां पर जोर दिया गया था दंड देंगे जो अपराध करेगा, लेकिन यहां पर जोर दिया गया है कि हम न्याय करेंगे, हम न्याय देंगे। तो दोनों में बहुत अंतर है। इस बार का जो आपका बीएनएस है इसे थोड़ा सा आसान बनाया गया है। उस टाइम का आईपीसी जो था उसमें सारी चीजें तितर बितर बिखरी हुई पड़ी थी, इनको अरेंज किया गया है एक सीक्वेंस में। तो ये अंतर है। तो यहां बात होती है ज्यादातर न्याय की। सपोज करो पहले क्या होता था, मान लो किसी आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब जिसने मर्डर करा है उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां क्या कहा जाता है कि जिस आदमी ने जिसका मर्डर किया है, तो जिसका मर्डर हुआ है उसके साथ क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। उसको तो हम दंड देंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिसका मर्डर हुआ है उसके साथ एक न्याय होना चाहिए। तो यहां न्याय की बात की गई है। इसलिए यह भी बोला गया कि 45 डेज के अंदर पूरे जितने भी कानूनी कार्यवाही है वो जितना भी न्याय होगा वो 45 दिन में दे देंगे, जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इस बार चेंज भी की गई हैं। तो अब हम बात करते हैं बच्चों मूल विधि की। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिक लॉ। मूल विधि का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिक लॉ। मूल विधि का मतलब क्या होगा, बेसिक लॉ, या इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये बेसिक लॉ हो गया बेटा, या तो आप इसको बेसिक लॉ बोल दो या सेट ऑफ रूल्स बोल दो। अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछे तुमसे तो डेफिनेशन क्या होगी, कि नियमों का वो समूह, लिख लो एक बार सभी बच्चे, नियमों का समूह जो अपराधों की, नियमों का वो समूह जो अपराधों की परिभाषा, जो अपराधों की परिभाषा और दंड को बताई, और दंड को बताई। अब समझ लो, अब मैं बेसिक से समझाता हूं सारी चीजों को। मैंने क्या बोला बेटा, आज आप क्या पढ़ने वाले हो, आज आप पढ़ने वाले हो मूल विधि। मूल विधि का मतलब क्या होता है, बेसिक लॉ, सेट ऑफ रूल्स। इसकी डेफिनेशन कोई तुमसे पूछेगा तो क्या बोलोगे, नियमों का वो समूह जो अपराधों की परिभाषा और दंड को बताए। इसका मतलब यह है मेरे बच्चों कि मूल विधि के अंदर भाई आपकी एक समाज है, एक नैतिक समाज है। इस समाज में लोग रहते हैं, कुछ शरारती तत्व भी रहते हैं। अब जो शरारती तत्व जो शरारत करते हैं, कोई रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, कोई लूट कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, तो उनको अपराध मिलना चाहिए। क्योंकि नैतिक समाज जो है, जो एक सोशल समाज है, जो सोशल, जिसमें जो हमारा जो हाँ लोग रहते हैं, जिस समाज में जहां अच्छे लोग रहते हैं, अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, कुछ गलत नीतियों का उपयोग कर रहा है, कुछ गलत कृत्य कर रहा है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसके साथ उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन दंड भी कैसे मिलेगा, कानून के हिसाब से। पहले जमाने में दंड कैसे मिलते थे, मान लो किसी ने किसी को चाटा मार दिया तो दंड था, राजा उस समय दंड दे दे। यहूदियों के टाइम पर ये चीजें बहुत होती थी कि तुमने किसी के चाटा मारा तो वो भी तुम्हारे चाटा मारेगा, तुमने किसी का हाथ काट दिया तो वो भी तुम्हारा हाथ काटेगा, हाथ के बदले हाथ। किसी ने किसी के घर में मर्डर कर दिया तो उस आदमी का उसके घर में भी क्या होगा, फिर मर्डर होगा। किसी ने किसी की नाक काट दी तो वो आदमी उसकी नाक काटेगा। तो भाई जैसा तुम काम करोगे वैसा दंड पहले दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा दंड नहीं है। इस बार बेटा अलग से आपका दंड बनाया गया है। तो जो भी आप अपराध करोगे उसके लिए आपको दंड मिलेगा। ये किस में बात बोली गई है, ये मूल विधि में बोली गई है। तो यहां कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं। वो सारी चीजें आपको किसके अंदर मिलेंगी, मूल विधि के अंदर मिलेंगी। नियमों का वह समूह जो अपराधों की परिभाषा और दंड को बताए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। अब क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूं तो यहां क्या आएगा बेटा, अब आपका अपराध। क्योंकि ये सारी बात जो बेटा आईपीसी, सीआरपीसी इनमें होती है, वो किसकी बात होती है, सबसे ज्यादा अपराध की बात होती है। कोई अपराध कर रहा है तो जो भी आपराधिक मामले होते हैं उसमें क्या मिलेगा भाई, यहां लिख लो बेटा कि जो भी आपके आपराधिक मामले होंगे, जो भी आपके आपराधिक मामले होंगे, जो भी आपके आपराधिक मामले होंगे, उसमें क्या मिलेगा आपको,
उसमें आपको क्या मिलेगा बेटा, या तो सजा मिलेगी या आपको जुर्माना देना पड़ेगा, या सजा और जुर्माना दोनों चीज देनी होंगी। तो सजा, सजा प्लस जुर्माना, सजा प्लस जुर्माना, ये नोट कर लीजिए। जो भी आपराधिक मामले होंगे, जो भी आपके क्रिमिनल मामले होंगे, उसमें क्या होगी, सजा और जुर्माना दोनों चीज होगी। अच्छा, जिसमें खाली जुर्माने की बात हो, जिसमें खाली जुर्माने की बात हो बेटा, जिसमें खाली जुर्माने की बात हो, तो वो सारे मामले कौन से होते हैं, दीवानी के मामले होते हैं। किसके होते हैं बेटा, दीवानी के मामले होते हैं, दीवानी। जिसमें बात किसकी की जाती है बेटा, दीवानी में क्षति की बात की जाती है। किसकी, क्षति की बात की जाती है कि जो भी मेरी क्षति हुई है उसकी क्षति पूर्ति होनी चाहिए। हाँ बेटा, ये क्लास डेली चलेंगी मेरे बच्चा, ये क्लास डेली चलेंगी, ठीक है। क्षति पूर्ति की बात होती है बेटा दीवानी मामले, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। दीवानी को क्या बोलते हैं हम, सिविल, सिविल कोड भी हम इसको बोल सकते हैं, सिविल प्रोसीजर, सिविल कोड। दोबारा से समझ लीजिए बेटा, क्योंकि मूल विधि के अंदर मैंने बता दिया बेसिक लॉ होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा किसकी बात होगी, आपराधिक मामले की होगी। जो भी अपराध होगा उसके लिए आपको सजा मिलेगी इसके अंदर, प्लस जुर्माना भी होगा। और खाली अगर जुर्माने की बात होती है तो वो तुम्हारा कहा जाएगा बेटा, सिविल कोड दीवानी में चला जाएगा। सिविल कोड दीवानी में वो चीज आपकी चली जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई, हाँ सर ये चीज क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दीवानी का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझा दीजिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, सपोज करो जुर्माने की बात कहां होती है, यहां सजा और जुर्माना कहां होगा, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, लूट हो गई, चोरी हो गई, किसी ने किसी को पीट दिया, किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, तो वहां आपको सजा मिलेगी। लेकिन खाली जुर्माने की बात कहां होती है, क्षतिपूर्ति की बात क्या होती है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपको कोई जमीन खरीदनी है, और जमीन खरीदने के लिए आप बाहर गए, किसी आदमी से बात करी कि मुझे एक प्लॉट चाहिए, तो उसने बोला कि ये प्लॉट है और हम इस प्लॉट को बेच रहे हैं, आप इसको खरीद सकते हो। तो उसने कहा कि ठीक है सर, मुझे इस प्लॉट को आप दे दीजिए। तो वो कहेगा ठीक है, जब आप इस प्लॉट को ले रहे हो तो एडवांस मनी दे दो। तो मान लो वो 20 लाख का प्लॉट था, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। वो जो प्लॉट था वो कितने का था बच्चों, 20 लाख का प्लॉट था। तो वो कह रहा है ठीक है, आप ये प्लॉट आप ले लीजिए, बैनामा कब करवाना है, रजिस्ट्री कब करवानी, वो रजिस्ट्री करवा लीजिए। तो उसने बोला कि मुझे आप 1 हफ्ते का समय दो, 1 हफ्ते में मैं रजिस्ट्री करवा लूंगा, पैसे का अरेंजमेंट कर लेता हूं। तो उस मालिक ने बोला कि भाई तुम इस प्लॉट को लेना चाहते हो ना, ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट को अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे कुछ एडवांस मनी दे दो, इस प्लॉट के लिए आप मुझे क्या दे दो, कुछ एडवांस मनी दे दो, एडवांस मनी दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तुम लो ये 1 लाख रुपए ले लो, ये बुक हो गया, और मैं इसको 1 हफ्ते बाद 20 लाख रुपए तुम्हें देके अपने नाम बैनामा करवा लूंगा, रजिस्ट्री करवा लूंगा। अब वो उसने 1 लाख रुपए उसको दे दिए, उसने रख लिए। अब क्या हुआ, उसका प्लॉट 3-4 दिन के बाद कोई नया ग्राहक आया, वो प्लॉट बिक रहा है 25 लाख का। तो उसने कहा भाई इसने तो मुझे 20 लाख ही देगा, मैं तो 25 लाख में दे रहा हूं, तो चलो मैं इसको 25 लाख में इसको बेच देता हूं कई भैंस पानी में। अब उसको तो वो नहीं देगा। अब जब वो उसको नहीं देगा बच्चों, तो उस केस में क्या होगा फिर, तो उसके 1 लाख रुपए कहां गई, वो उसके 1 लाख रुपए भी वापस नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है वापस। अब उसने जो 1 लाख रुपए दिए होंगे भाई, चेक दिए होंगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करे होंगे, या अगर कैश भी दिया होगा तो उसका कुछ प्रूफ, रसीद बनवाई होगी, तो वो उस रसीद को, उस प्रूफ को लेके कहां जाएगा, दीवानी, सिविल कोर्ट जाएगा। भैया इसने मेरे साथ ये करा है, मेरे को क्षति हुई है, एक प्लॉट लेना था, मेरे 1 लाख रुपए गए हैं, अगर ये वो प्लॉट मेरे को नहीं देना चाहता है तो मुझे मेरे 1 लाख रुपए वापस करो। तो उस केस में उसको जेल नहीं होगी, क्षतिपूर्ति वहां मानी जाएगी, भाई इसकी क्षतिपूर्ति, जो भी इसकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाए। एक और एग्जांपल देके समझाता हूं इसको कि दीवानी के मामले कहां जाएंगे। सपोज करो अभी तो अंबानी के बेटे की शादी हुई है, उसी से लिंक कर लेते हैं। तुम्हारे घर में शादी होती है, तुम्हारे घर में क्या होती है, शादी होती है, और तुम्हारे घर में शादी है, तो तुमने बोला अंबानी के यहाँ तो देखो भाई इतने बड़े बड़े एक्टर, उसने तो बाहर विदेशी इतने बड़े जो स्टार है उन सबको पैसा दे के बुला लिया। तुमने सोचा हम भी किसी स्टार को बुलाते हैं अपने यहाँ, हम भी नचवाएंगे। तुमने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, अब तुमने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए तो तुम भी नचवाने की बात कर रहे हो। तो तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम भी 10 लाख में किसी से वो कर ले, तो कोई छोटा मोटा एक्टर, वो कौन सा है, वो छुटकू सा जो है, अरे उसका नाम क्या है, जो छुटकू सा जो एक्टर है जो हंसाता रहता है, वो, अरे वो जो उस मूवियों में आता रहता है, जो छोटा डॉन बनता है, अब जो छोटा डॉन बनता है, जो जोकर का काम करता है भाई, अरे मैं नाम भूल रहा हूँ उसको। तो तुम्हारी उससे बात हो गई, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ यार, एक, अरे क्या नाम है यार उसका, छोटा डॉन जो बनता है, किसी को नाम याद हो तो बताओ यार। चलो कोई और लेते, चलो आप ले लो, आप कौन से एक्टर को लोगे, चलो सोनू सूद को, चलो आप ले लो उसको।
चलो आप कैटरीना कैफ को बुलाने गए, ठीक है, आपने कहा कि भाई हम तो कैटरीना कैफ, हाँ राजपाल यादव को ले लेते हैं। तो तुमने कहा चलो हम 10 लाख रुपए में राजपाल यादव को बुलाते हैं। अब राजपाल यादव को 10 लाख में बुलाया था, आपने उसको 10 लाख रुपए दे दिए और राजपाल यादव आएगा तुम्हारी शादी में, डांस करेगा, ठुमके लगाएगा, हंसाएगा तुम लोगों को। अब होता क्या है शादी वाले दिन, राजपाल यादव जी नहीं आए, उनको कहीं और से पैसा मिलेगा, वो कहीं और चले गए, भूल गए या कुछ किसी और मीटिंग में चले गए राजपाल यादव जी। तो यहां तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्षति हुई कि तुमसे पैसे भी ले लिए गए लेकिन तुम्हारा काम नहीं किया गया, तुम्हारी शादी में आगे किसी ने डांस नहीं किया। और जब डांस नहीं करा तो तुम कहां करोगे भैया, अपना केस लेके कहां जाओगे, दीवानी में जाओगे, सिविल कोर्ट में जाओगे, कहोगे भैया हमारे ये क्षति हुई है, इसकी पूर्ति हमें की जाए। तो कोर्ट के थ्रू आप उससे अपना पैसा रिटर्न लोगे, वो पैसा वापस अगर नहीं करेगा तो। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो बता दो। अब ये आपराधिक मामले के बारे में मैंने बता दिया, सजा और जुर्माना। अब बात करते हैं अपराध। अब अपराध क्या होता है बच्चों, अपराध के कुछ तत्व होते हैं, अपराध। अब नेक्स्ट थोड़ा सा लिखो बेटा, अब यहां से मेन चीज स्टार्ट होगी। अपराध के तत्व होते हैं कुछ, वो तत्व क्या होते हैं, जो आप क्राइम करते हो बेटा, जो आप क्राइम करते हो उसके कुछ तत्व होते हैं, वो अपराध के तत्व क्या होते हैं, 4 तत्व होते हैं, 4 फैक्टर होते हैं अपराध के, क्राइम करने के। पहला फैक्टर क्या है, नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में बेटा। पहला फैक्टर है मानव, ह्यूमन। पहला फैक्टर क्या है, मानव, ह्यूमन, मानव। भाई कोई क्राइम करेगा तो कौन करेगा, कोई आदमी ही तो क्राइम करेगा, कोई औरत करेगी, कोई आदमी करेगा, कोई युवा करेगा, कोई बूढ़ा करेगा, मानव ही तो कोई अपराध करेगा। आप कहोगे नहीं कोई जानवर भी अपराध कर सकता है, तो भाई जानवर अपराध नहीं कर सकता है, जानवर को हमारे यहां अपराध वाली कैटेगरी में नहीं रखा गया है, सिर्फ मानव को रखा गया है। तो अगर कोई अपराध होगा तो उस अपराध को कौन करेगा बच्चों, मानव करेगा। दूसरा जो इसका तत्व है वो क्या है बेटा, दुराशय, मेंसरिया। दूसरा क्या है बच्चों, दुराशय, दुराशय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंसरिया, मेंसरिया। अच्छा, दुराशय क्या होता है, दुराशय का मतलब क्या होता है, दुराशय का मतलब होता है बेटा बुरा आशय, बुरा आशय। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारे मन में कोई बुरा आशय है किसी कृत्य, किसी अपराध को करने के लिए। अब बुरा आशय भी क्या होता है, बुरा आशय भी क्या होता है, उतावलापन। तुम्हारे अंदर किसी भी अपराध को करने के लिए क्या है, उतावलापन है, लापरवाही है। उतावलेपन में, उतावलेपन में तुमने क्या कर दिया बच्चा, कोई अपराध कर दिया। तुमने लापरवाही में कोई अपराध कर दिया, लापरवाही, तुमने लापरवाही में कोई अपराध कर दिया, उतावलेपन में तुमने अपराध कर दिया, लापरवाही में अपराध कर दिया, या तुमने किसी भी काम को करते हुए सावधानी नहीं बरती, तो असावधानी, असावधानी। ये चीज पता लग गई आपको, ये भी नोट कर लीजिएगा बेटा। हाँ बेटा, अभी YouTube पे चल रही है तो अभी YouTube पर ही होगी, आप पहले समझो सारी चीजों को कि ये आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो बेटा अपराध के तत्व होते हैं, क्राइम के कुछ फैक्टर्स होते हैं, मानव होता है, दुराशय होता है। तीसरा भी पॉइंट यूज कर लो बेटा, योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन। और लास्ट में एक चौथा पॉइंट होता है बेटा, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा, क्षति, इंजरी, क्षति, इंजरी। अब इसका मतलब क्या होता है ये आप समझ, योजना का क्रियान्वयन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, एक्चस रियस, एक्चस रियस। अब ये चारों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये पूछ ली जाती है बेटा कि आप बता दो अपराध के इसमें से कौन से तत्व नहीं है, तो इन चारों में से जो होगा वो होगा, जिसके अलावा कोई चीज होगी तो वो अपराध का तत्व नहीं माना जाएगा। यहां अगर जानवर रख देंगे तो जानवर अपराध का तत्व नहीं है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। कम तो बेटा अपराध तो पहले क्या है, मानव। कोई भी अपराध करेगा तो कौन करेगा, मानव ही अपराध करेगा। दूसरा क्या है, उसका जो आशय है वो बुरा आशय होना चाहिए। भाई काम करने के लिए, कुछ अपराध करने के लिए उसके मन में क्या आएगा, एक बुरा आशय आएगा, एक उतावलापन आएगा। किसी भी काम को करते वक्त उसके अंदर एक उतावलापन, असावधानी आएगी, लापरवाही होगी, जिससे क्या करेगा, वो बुरा काम करेगा और फिर योजना का क्रियान्वयन करेगा। पहले उसके मन में क्या आया, एक आशय आया बुरा काम करने का, उसके मन में क्या आया, एक आशय आएगा, उसके बाद वो उस योजना पर कार्य करेगा, उसके बाद ही तो काम करेगा। मैंने सोचा मैं एक आदमी हूं,
अब मुझे क्या करना है, मुझे 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 किसी का रेप करना है, तो मेरे मन में क्या आएगा, लीड लगा लेना भाई, कान में ईयरफोन लगा लेना, तो कुछ ऐसी बातें करेंगे ना जो अच्छी नहीं लगेंगी। और पढ़ाना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कोई कोई नालायक आदमी है, उसके पहले वो आदमी है, उसने सोचा कि मुझे रेप करना है, मुझे क्या करना है, रेप करना है, तो उसके मन में क्या है, एक बुरा आशय आया, उसके मन में क्या है बच्चों, एक बुरा आशय आया कि मुझे क्या करना है, रेप करना है, ठीक है। तो मुझे मन में बुरा आशय आ गया। अब आशय आने के बाद कि कैसे करना है, कहां करना है, किसके साथ करना है, ये सारी चीजें सोचेगा, तो ये क्या करेगा, फिर अपनी योजना का क्रियान्वयन करेगा, योजना बनाएगा, उस पर काम करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, क्षति इंजरी करेगा। बात समझ में आई, अपराध करेगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। अपराध के तत्व क्या होते हैं, मानव होता है, दुराशय होता है, योजना का क्रियान्वयन होता है, और क्षति होती है। अच्छा, अपराध भी दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक जघन्य अपराध होता है, एक नॉर्मल अपराध होता है, जिसको हम बोलते हैं संघीय अपराध और असंघीय अपराध। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता लगे। मूल विधि क्या होता है, बेसिक लॉ होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों के समूह को जो अपराधों के परिभाषा और दंड को बताता है। आपराधिक मामले में क्या मिलती है, या तो सजा या जुर्माना। जुर्माना कहां जाता है, दीवानी कोर्ट में जाता है, जहां क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की बात करते हैं, क्षतिपूर्ति की बात करते हैं। फिर मैंने क्या बताया था बेटा, फिर मैंने आपको यहां एक एग्जांपल लेके सारी चीजों को समझा दिया है। फिर मैंने बोला बेटा जो क्राइम होता है उसके कुछ 4 फैक्टर होते हैं, मानव, दुराशय, योजना का क्रियान्वयन और क्षति होती है। अब इसके आगे हम आगे चलते हैं कि जो आपका अपराध होता है, जो आपका क्राइम होता है, जो अपराध होता है बेटा, जो क्राइम होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। एक अपराध होता है संज्ञेय अपराध और एक अपराध होता है असंज्ञेय अपराध। तो लिख लो बेटा, एक अपराध कौन सा होगा आपका, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध कौन सा अपराध होगा बेटा, संज्ञेय अपराध होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल क्राइम, कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल क्राइम। और एक कौन सा होता है बेटा आपका असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। और इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, नॉन कॉग्निजिबल, कॉग्निजिबल क्राइम। अच्छा, ये दोनों कौन से अपराध होते हैं ये बताओ। एक बोला मैंने संज्ञेय अपराध होता है और एक बोला मैंने असंज्ञेय अपराध होता है। तो बेटा जो संज्ञेय अपराध होता है ना, ये बहुत ज्यादा संगीन अपराध होते हैं, बहुत ज्यादा संगीन, मतलब ऐसे जिसमें बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। जैसे आपने कहीं किसी का रेप कर दिया तो ये आपका एक संज्ञेय अपराध है। आपने लूट कर दी, आपने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर, आपने किसी का क्या कर दिया बेटा, मर्डर कर दिया, ये ईटीसी जो खतरनाक, किसी का फावड़ा लिया और सर फाड़ दिया, वो बेहोश हो गया, तो ये संज्ञेय अपराध में आएगा बेटा। और इसमें आप संज्ञेय अपराध में आप बिना वारंट के भी, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हो, गिरफ्तारी कर सकते हो, बिना वारंट के आप यहां गिरफ्तारी कर सकते हो, बिना वारंट के आप यहां गिरफ्तारी कर सकते हो। और नॉन कॉग्निजेबल जो नॉर्मल होते हैं, किसी को तुमने चाटा मार दिया, आपस में लड़ लिए, घूसा मार कर लिया, या किसी ने गाली गलौच हो गई, तो वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं बेटा, वो असंज्ञेय अपराध होते हैं। इसमें तुम्हें वारंट की जरूरत पड़ेगी, इसमें तुम्हें बेटा वारंट की जरूरत पड़ेगी, बिना वारंट के जरूरत पड़ेगी। तुम बिना वारंट के यहां गिरफ्तारी नहीं कर सकते हो, पहले जाओगे वारंट लेके आओगे, तब जाके तुम यहां क्या करोगे भैया, तब जाके तुम यहां क्या करोगे, गिरफ्तार करोगे लोगों को। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत समस्या हो तो अब मुझे बता दो। थोड़ा सा अब चलते हैं प्रथम विधि आयोग की तरफ, फिर आईपीसी, और फिर हम सीधा स्टार्ट कर देंगे आपका बीएनएस। सर प्लीज अटेंशन। हाँ बताओ क्या कह रहे हो भाई। जहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, तो पहले ये बताओ, इज दैट क्लियर, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलो, हाँ तो वही तो लिखा, बिना वारंट की गिरफ्तारी, बिना वारंट की गिरफ्तारी बेटा। अब क्लियर हुआ ये चीज, नहीं हुई बताओ भाई। जो संज्ञेय अपराध होंगे उसमें आप बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हो, और जो असंज्ञेय अपराध होंगे उसमें आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है भाई, क्लियर है ना? अपराध समझ में आ गया? अपराध के कितने तत्व होते हैं बताओ, चारों तत्व लिख के बता दो। अपराध के कितने तत्व होते हैं, चारों तत्व मुझे लिख के बता दो। ठीक है, और सिविल कोड में क्या काम होता है, दीवानी में क्या काम होता है, ये भी तुम मुझे बता दो। ये दोनों चीज मुझे तुम जल्दी से बता दो। ठीक है, फिर अब मैं आगे चलता हूं बेटा, मैं बात करता हूं प्रथम विधि आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1834 में। प्रथम, थोड़ा थोड़ा बेसिक है बेटा, यहां ये हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो प्रथम विधि आयोग आया था बेटा हमारे यहां, प्रथम विधि आयोग आया था, इस आयोग, प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताओ। जो प्रथम विधि आयोग आया था बेटा, प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी, स्थापना 1834 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी बच्चों, ये स्थापना हुई थी 1834 में। और ये किसके थ्रू हुई थी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुई थी बेटा। ये किसके थ्रू हुई थी बेटा, ये जो स्थापना हुई थी, ये आपका चार्टर एक्ट, ये आपका चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुई थी। चार्टर एक्ट 1833 के तहत क्या हुई थी बच्चों, ये आपकी प्रथम विधि आयोग, जो आपका प्रथम विधि आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 1834 में, और इसका चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुई थी। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था बच्चों, बताइए आप। प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका, प्रथम अध्यक्ष सभी को पता था, कौन था भाई, मैकाले था, बेमिंगटन मैकाले। तो कौन था बेटा, मैकाले था। ठीक है भाई, इसके ऊपर काम किया गया था 1955 में भी काम किया गया था इसके ऊपर, दोबारा से इसको तोड़ मरोड़ के अच्छा बनाया गया था। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, शीतलवाड़ थे। तो उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए बच्चों, प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई, 1834 में हुई थी, और ये चार्टर एक्ट के थ्रू 1833 में हुई थी बच्चों, और इसका पहला अध्यक्ष कौन था, आपका मैकाले था। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, बताओ भाई, इज दैट क्लियर और नॉट? फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे थोड़ी सी बात और करते हैं, और अब हम यहां बात करेंगे आईपीसी के बारे में। अब सीधे हम चलेंगे बेटा आईपीसी की तरफ, जो तुम्हारी 1 जनवरी 1862 को आई थी। सर सिविल कोर्ट वी हैंडल केस अबाउट द फाइन एंड इंजरी, वेरी गुड। हाँ, तो यही मैंने अभी बताया था बेटा, सिविल कोड के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता लग गया। जहां हम किसकी बात करते हैं, फाइन की बात करते हैं, क्षति पूर्ति की हम बात करते हैं बच्चों। अब चलो बच्चों बात करते हैं थोड़ा सा, अब ये चीज क्लियर हो गई, अब आ जाओ आईपीसी के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आईपीसी, और फिर सीधा कूद जाएंगे कहां पर बेटा, अब फिर सीधा हम कूद जाएंगे आपके बीएनएस पर। तो आईपीसी की बात करूं बेटा, इंडियन पेनल कोड की, इंडियन पिनल कोड की बात करूंगा बेटा। आईपीसी की अगर मैं यहां बात करता हूं बेटा, तो ये 1 जनवरी 1862, आईपीसी कब आई थी, 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी बच्चों, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपकी जो आईपीसी थी वो कब लागू हुई थी, 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। जिसमें बेटा कुल अध्याय कितने थे, अगर आप आईपीसी के कुल अध्याय की बात करें, कुल अध्याय, कुल चैप्टर और कुल अध्याय की बात करेंगे तो कितने अध्याय थे बेटा, इसमें 23 अध्याय थे। अगर मैं यहां बात करूं कि कुल धाराएं कितनी थी, तो कुल धाराओं की अगर तुम यहां बात करोगे बेटा, कुल धाराओं की अगर तुम यहां बात करोगे तो कितनी थी बच्चों, 511 आपकी धाराएं थी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 511 आपकी धाराएं थी। सेक्शंस कितने थे आपके, 511 सेक्शंस थे, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं बच्चों, कि जब ये आपकी आईपीसी आई थी तो क्या ये संपूर्ण भारत में लागू की गई थी? क्या आपकी जब ये आईपीसी आई थी 1 जनवरी 1862 को, क्या ये संपूर्ण भारत में लागू की गई थी? आप कहोगे नहीं सर, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। जो आपकी आईपीसी थी बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं हुई थी, ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुई थी, क्योंकि यहां क्या चलता था बच्चा, आरपीसी चलता था, रणवीर पीनल कोड यहां चलता था बेटा, रणवीर पीनल कोड यहां चलता था, रणवीर पीनल कोड यहां चलता था, रणवीर पीनल कोड यहां चलता था। क्योंकि एक राजा थे, उन्होंने अपना एक कोड बना रखा था आरपीसी के नाम से, वो यहां चलता था, यहां पर हमारी आईपीसी लागू नहीं हुई थी।
तो फिर जम्मू कश्मीर में आईपीसी कब लागू हुई? तो जम्मू कश्मीर में बेटा 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2000, ये भी पॉइंट नोट कर लेना बेटा सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पूरे भारत की अगर बात करेंगे तो 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में आईपीसी लागू हुई। संपूर्ण भारत में ये लागू हुई थी। संपूर्ण भारत में ये लागू हुई थी। ये बात क्लियर? एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, सारी चीजों को आप नोट कर लो। रणवीर पीनल कोड था बेटा जो जम्मू कश्मीर में चलता था। एक राजा जी थे रणवीर नाम के, वही अपना अलग उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था जिसमें भारत में जो आईपीसी बनाई गई थी वो वहां लागू नहीं हुई थी। अच्छा, एक और चीज बता दूं यहां कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, उसके अलावा कोई और भी ऐसे राज्य थे, कोई ऐसी जगह थी जहां पर आईपीसी लागू नहीं हुई थी। तो 3 चीज और थी, पुदुचेरी, गोवा और दमनदीप, यहां भी आईपीसी लागू नहीं हुई थी बेटा। 3 चीज थी जहां पर किसका, फ्रांसीस जो थे, पुर्तगाली थे, उनका शासन चल रहा था, ये तब तक स्वतंत्र नहीं हुए थे। कौन कौन से बेटा? पुदुचेरी था आपका, गोवा है, गोवा, और दमनदीप, ये 3 और राज्य थे बेटा जिनमें भी आईपीसी लागू नहीं हुई थी। क्योंकि 1954 में ये आजाद हुआ था बेटा, क्योंकि फ्रांस ने इसके ऊपर क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। और 1961 में गोवा हुआ था, और 1962 में बेटा आपका दमनदीप हुआ था। और इन पर किसने कर रखा था? पुर्तगालियों ने। इस पर जो कब्जा कर रखा था बेटा वो किसने कर रखा था? पुर्तगाली ने कर रखा था। तो अब आप कहोगे यहां आईपीसी कब लागू हुई थी बच्चों? फिर तो यहां हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। तो यहां आईपीसी कब लागू हुई बेटा? 10 अक्टूबर 1963 को। 10 अक्टूबर 1963 को। ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ये जरूरी है आप लोगों को। साइड तो मैं बहुत दे रहा हूं बेटा, इसीलिए तो साइड दे रहा हूं आपको, सारी चीजें पता लग जाए, इसलिए बार बार साइड दे रहा हूं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत समस्या हो तो बता दो। ठीक है, अब भाई ये पूरी कहानी आपकी आईपीसी खत्म हो गई। अब चलेंगे भाई सीधे हम कहां पर? अब चलेंगे हम सीधे आपके बेटा कहां पर? अब हम सीधे चलेंगे आपके बीएनएस की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो। तो यहां आईपीसी कब लागू बेटा? इनके अपने लॉ चलते थे, ये अपने तरीके से यहां पूरा लॉ चला रहे थे, अपने तरीके से सिस्टम चलाते थे, अपने तरीके से शासन लोग कर रहे थे। पुदुचेरी कब स्वतंत्र हुआ? 1954 में। गोवा कब हुआ? 1961 में। दमनदीप कब हुआ? 1962 में। और यहां आईपीसी कब लागू होती है? 10 अक्टूबर 1963 को। तुमसे यह पूछा जाए कि आईपीसी संपूर्ण भारत में कब लागू हुई थी, तो आप बोलना सर 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में आरपीसी चलती थी, आईपीसी नहीं चलती थी। रणवीर पीनल कोड चलता था, उनका एक अपना अलग तरीका था शासन करने का जम्मू कश्मीर में। ठीक है भैया, तो ये चीज क्लियर हो गई सभी बच्चों को? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इंडियन पिनल कोड में कुल अध्याय कितने थे सभी बच्चे बताओ? इंडियन पिनल कोड में कुल अध्याय कितने थे, एक बार बताएंगे मुझे? और ये बताओ प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? कमेंट बॉक्स में बताओ लिख के। प्रथम जो विधि आयोग था उसका अध्यक्ष कौन था? प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, बताओ जल्दी से। और विधि आयोग कब आया था, उसकी स्थापना कब हुई थी, बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विधि आयोग की स्थापना कब हुई? विधि आयोग की स्थापना कब हुई? नोट्स बनाते रहना। विधि आयोग की स्थापना बताओ और विधि आयोग का अध्यक्ष बताओ, और आरपीसी कहां चलती थी ये भी बताओ। आरपीसी कहां चलती थी ये भी बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कहां चलती थी। और ये बताओ संपूर्ण भारत में आईपीसी कब से लागू हुई? ये भी बताओ, जल्दी से बताओ। इन 4-5 क्वेश्चंस का जल्दी से आंसर दे दो, बेटा। तो आपको पता है विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए सर, 1834 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मैकाले थे सर। आरपीसी कहां चलती थी सर? जम्मू एंड कश्मीर में चलती थी, वहां आईपीसी नहीं चलती थी। संपूर्ण भारत पर कब से लागू हुई थी? तो 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर 2019 से। बोलो राधे राधे। यहां तक कोई दिक्कत समस्या हो तो मुझे बता दो, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत समस्या हो तो मुझे बता दो। अब हम भैया आगे चलते हैं, भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए बेटा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब लाइक कर दो,
जल्दी से सेशन को। अब चलते हैं भारतीय न्याय संहिता के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि भैया 1 जनवरी 1862 को क्या आई थी, आपकी आईपीसी आई थी। कुल अध्याय इसमें कितने थे, 23 थे। सेक्शंस कितने थे, 511 थे। जम्मू कश्मीर में क्या चलती थी, आरपीसी चलती थी। और संपूर्ण भारत में कब लागू हुई, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुई। ये 3 और आपके थे, पुदुचेरी, गोवा, दमनदीप, ये इनमें लागू कब होती है, 10 अक्टूबर 1963 को लागू होती है। अगर हम देखें प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में हुई थी, किसके तहत हुई थी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा, मैकाले थे। अगर अपराध की बात करें तो अपराध 2 तरीके का होता है, एक संघीय अपराध होता है, एक असंघीय अपराध होता है। संघीय कॉग्निजेबल अपराध होता है, असंघीय आपका नॉन कॉग्निजेबल क्राइम होता है। कॉग्निजेबल जो बहुत खतरनाक क्राइम करते हैं, जहां लूट हो, मर्डर हो, रेप हो। बात समझ में आ रही है, हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो वहां हम किसकी बात करते हैं बेटा, वहां हम बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। और वारंट की जरूरत कहां पड़ेगी, जहां आपके असंघीय अपराध हो, जहां आपके नॉन कॉग्निजेबल क्राइम हो। यह बात सबको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। चलो भैया अब बात करते हैं हम बच्चों भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। बहुत देर से चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे हैं सर बीएनएस क्या है। तो बीएनएस की फुल फॉर्म है बच्चों भारतीय 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 न्याय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय बीएनएस को क्या बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हर हिंदी में भी आप लिख सकते हो भारतीय न्याय संहिता। अब इसके सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये कब लागू हुई। तो भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुई बच्चों, बताओ कब लागू हुई। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, 100% चांसेस है यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो कब लागू हुई थी बेटा, ये आपकी 1 जुलाई 2023 को लागू हुई। 1 जुलाई 2023 को लागू हुई। अगर ये पूछा जाए जो आपका बीएनएस 2023 है, इसमें कुल अध्याय कितने हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो कुल अध्याय कितने हैं, आप 20 अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे। और अब मैं सबसे पहले आईपीसी में आपके 20 के 20 अध्याय पढ़ाने वाला हूं। उनकी एक समरी दूंगा। पहले अध्याय में क्या आता है, प्रिलिमिनरी आता है। दूसरे अध्याय में आता है दंडों की बात। तीसरे अध्याय में क्या आता है, जनरल एक्सेप्शन आते हैं। चौथे अध्याय में अमिटमेंट आता है, अटेम्प्ट आता है, कॉन्स्पिरेसी आती है। और 5वें अध्याय में क्या आता है, ये सारे अध्याय में अब आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। तो भैया कुल अध्याय 20 थे। और इसमें सेक्शंस की बात करूंगा, धाराओं की बात करूंगा मेरे बच्चों, तो यहां सेक्शंस कितने हैं आपके, 358। 356 है, 358 में तो कुछ नहीं है, ना के समान है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका बीएनएस है, ये आपका बीएनएस है। अच्छा एक और याद कर लेना, ये एक्ट नंबर 45 से आया था बच्चों, ठीक है। ये एक्ट नंबर कौन सा है, एक्ट नंबर 45। बीएनएस जब आपका लागू हुआ है तो कौन सा एक्ट नंबर था, एक्ट नंबर 45 था। जब आईपीसी आई थी ना, उसका भी एक्ट नंबर 45 था। एक साल में कितने एक्ट बनाए गए, तो ये कौन सा एक्ट नंबर था, आपका एक्ट नंबर 45 था। ये वाला एक्ट नंबर कौन सा था बच्चों, ये आपका एक्ट नंबर 45 था। इसके बाद क्या आया, बीएनएसएस आया, तो वो 46 था। बीएनएसएस वो कौन सा था, 46 एक्ट नंबर था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्ट नंबर बताओ कौन सा था। बहुत इंपोर्टेंट है एक्ट नंबर, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्ट नंबर कौन सा था, 45 आपका एक्ट नंबर था। ये बच्चों ये चीज क्लियर हुई, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 20 के 20 अध्यायों के बारे में। तो पहला अध्याय क्या आता है बच्चों, चैप्टर फर्स्ट के बारे में। तो अब हेडिंग डाल लो बेटा चैप्टर फर्स्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी। तो 20 अध्याय हैं। अब डाल लो आप हेडिंग 20 अध्याय में सबसे पहला चैप्टर अब हम यहां पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट जिसका नाम होता है इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। और इसको आप इस तरीके से याद करेंगे बेटा, बड़े अच्छे तरीके से। ये हम यहां 3 चैप्टर में आपको यहां पढ़ाने वाला हूं। अध्याय फर्स्ट होगा जिसमें क्या आता है, प्रारंभिक की बात करते हैं इसमें, प्रारंभिक, ठीक है। प्रारंभिक इंग्लिश में बात करोगे तो प्रीलिमिनरी, इसका नाम है प्रारंभिक।
पहले अगर हम बात करें आईपीसी में बेटा, तो अध्याय फर्स्ट में बात किसकी होती थी? अध्याय फर्स्ट में बात होती थी इंट्रोडक्शन की। यहां इंट्रोडक्शन की जगह नाम क्या जाता है? प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। कि हम जब प्रारंभ करेंगे बीएनएस को पढ़ने के लिए, तो उसके सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो प्रारंभिक होगा, जिसमें सेक्शंस कहां से कहां तक होंगे बेटा? अगर सेक्शंस की बात करोगे तो 1 से लेके 3 तक, जिसमें उसके नाम की बात की जाएगी, जिसमें उसके नाम की बात की जाएगी बेटा, जिसमें उसके साधारण स्पष्टीकरण की बात की जाएगी, कब प्रारंभ हुआ, कब लागू हुआ। तो प्रीलिमिनरी में हम क्या पढ़ेंगे? कब लागू हुआ, उसका नाम क्या है, प्रारंभ क्या हुआ, एक स्पष्टीकरण उसका पूरा होना, ये सारी बात हम किसमें पढ़ने वाले हैं? प्रारंभिक में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अध्याय फर्स्ट का नाम क्या होता है, बताओ। तो पहले इंट्रोडक्शन था और अब हमने नाम क्या डाल दिया बच्चों? प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। और इसमें कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक आपको पढ़ाई करनी है? 1 से लेके 3 सेक्शन तक आपको इसमें पढ़ाई करनी है। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। अगर चैप्टर सेकंड की बात करेंगे बेटा, तो यहां बात होती है दंडों के विषय में। चैप्टर 2, अध्याय 2। अध्याय 2, अगर मैं अध्याय 2 की बात करूंगा बेटा, तो इसमें किसकी बात होगी? दंडों के विषय में। लिख लो बेटा, दंडों के विषय में, दंडों के विषय में, दंडों के विषय में। इसमें सेक्शंस कहां से कहां तक होते हैं बेटा? इसमें सेक्शन आपके 4 से 13 तक होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें सेक्शंस कहां से कहां तक होंगे बेटा? 4 से लेके 13 तक होंगे। ऑफ पनिशमेंट्स, दंडों के विषय में ऑफ पनिशमेंट्स, तो दंडों के विषय में बात हो गई। अगर मैं अध्याय 3 की बात करूंगा बेटा, अगर मैं अध्याय 3 की बात करूंगा, चैप्टर 3 की बात करूंगा, तो यहां बात होती है प्यारे बच्चों आपकी किसके बारे में? यहां बात होती है आपकी जनरल एक्सेप्शन, साधारण अपवाद। यहां किसकी बात होगी बच्चों? साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन। और ये कहां से कहां तक होती है? 14 से 44 तक। ये 14 से 44 तक हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो पहला याद करो, पहले मैं कोई आदमी हूं। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन, प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, कुछ प्रारंभ करूंगा, फिर मैं किसके बारे में बताऊंगा? दंडों के बारे में बताऊंगा, और फिर दंडों के बारे में बताऊंगा भाई इसमें ये दंड आपको दिए जाएंगे। अगर तुम ऐसा करोगे, तुम रेप करोगे तो ये दंड देंगे, तुम किसी को चाटा मारोगे, तुम किसी का गला काटोगे तो ये दंड देंगे, तुम किसी का सिर फाड़ोगे तो ये दंड देंगे, तुम किसी के साथ मारपीट करोगे तो ये दंड देंगे, तुम चोरी करोगे तो ये दंड होगा, तुम लूट करोगे तो ये दंड होगा। तो दंडों के बारे में बताई गई है कि आपको जो भी पनिशमेंट मिलेंगे वो कौन से चैप्टर में मिलेंगे? सेकंड चैप्टर में। तो पनिशमेंट की बात कहां की गई है बच्चों? सेकंड चैप्टर में पनिशमेंट की बात की गई है। और भैया तीसरे चैप्टर में आपके जनरल एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं। अब अपवाद क्या होते हैं? अपवाद ये होते हैं, सुन लो, कि भैया अगर तुम कोई अपराध भी कर दोगे तो उसके लिए आपको माफ भी किया जा सकता है। सर माफ कैसे कर दोगे अपराध करने के बाद? ऐसा कोई हमें एग्जांपल देके समझा सकते हो? बिल्कुल समझा सकते हैं भाई। तो भैया आप ऐसा करो कि आप क्या कर रहे थे? आप जा रहे थे अपनी कार से, आप जा रहे थे अपनी कार से, ठीक है सर, हम जा रहे थे अपनी कार से, रोड था छोटा, ठीक है। अब रोड था छोटा तो होता क्या है? आगे से आ रही थी बस, या ये मान लो आगे, हाँ चलो आगे से आ रही थी बस, ठीक है। अब तुम तो चला रही थी अपनी कार, आगे से आ रही थी बस, अचानक से एक आ गई बाइक वाला, एक आ गया बाइक वाला। अब बस की स्पीड तेज थी, अब तुम क्या करते? तो तुम बस की तरफ घुसे थे, तो तुम्हारी कार में थे 4-5 आदमी, तो वो सब यार बस से टकरा दे तो बस के आदमियों को भी दिक्कत हो सकती थी। तो तुम अपनी कार को किधर लेके जाते? बाइक वाले की तरफ लेके जाते, या तुम अपनी बाइक को उस बस की तरफ लेके जाते? तो तुम्हें उस वक्त करना था कि उस ज्यादा क्षति ना हो, ज्यादा इंजरी ना हो, ज्यादा लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए तुम अपनी कार को किधर मोड़ दोगे? उस बाइक वाले की तरफ, और बाइक वाला मर गया। तो एक ऐसी कंडीशन बनी जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया कि मैं एक आदमी का रिस्क ले सकता हूं, ना कि इतने आदमियों का रिस्क लूं। इस केस में तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्षमा मिल जाएगी। तो भैया ये जनरल एक्सेप्शन है कि यहां भाई आपने अपराध करने की तुम्हारा आशय नहीं था, आपका दुराशय नहीं था कि मैं कुछ अपराध करूं, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन बनी जिसके कारण ऐसा काम
हो गया। दूसरा केस बताते हैं, तुम थे और तुम्हारा दोस्त था, अब तुम दोनों दोस्त घूमने जा रहे थे, अचानक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास एक अच्छी वॉच थी, तो तुम्हारे दोस्त की नीयत खराब हुई। अब तुम्हारे दोस्त की नीयत खराब हुई, उसने सोचा कि इसको ना, इसका हाथ काट के या इसको बेहोश करके, इसको कुछ ऐसा खिला पिला के इसकी वॉच इससे लेके चला जाऊं, भाग जाऊं। अब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ऊपर करा हमला। अब तुम्हारे ऊपर हुआ हमला, तो उस केस में क्या करोगे? तुम अपने आप को बचाओगे। प्राइवेट सुरक्षा की बात आ गई, अपनी सुरक्षा की बात आ गई, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर डंडा मार रहा था, तुमने उसका डंडा पकड़ के उसमें दे मारा। तू मुझे क्यों मार रहा है? तो उसमें आपने अपने आप को बचाने के चक्कर में उसको मारा, तो तुमने यहां भी अपराध नहीं करा, क्योंकि तुम अपने आप को बचाना चाहते थे। तो ये भी केस क्या होगा? ये भी भैया आपका जनरल एक्सेप्शन में चला जाएगा। एक और गुस्सा समझ लो, एग्जांपल, एक और एग्जांपल लो। तुम थे अपने घर पर, और तुम्हारे घर पर क्या हुआ? तुम्हारे घर पर हुआ कि तुम्हारे घर पर आ गए चोर। तुम सो रहे थे छत पर, तुम्हें पता लगा कि मेरे घर में घुस गए चोर, करने लगे चोरी। अब जब चोरी करने लगे तो तुम्हारी मम्मी ने देख लिया। अब तुम्हारी मम्मी ने देख लिया तो उन चोरों ने तुम्हारी मम्मी को पकड़ लिया। अब क्या हुआ? तुमने देखा, तुम पर रुका नहीं गया, तुमने उठाया अपना डंडा और दे मारा उस चोर के। अब वो चोर मर गया। तो इस केस में भी आपको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उस केस में आप अपने घर को और अपनी मम्मी को बचाना चाहते थे, इसलिए तुमने उस चोर को डंडा मारा। तो तुम्हारा आशय नहीं था वहां उसका मर्डर करना या उसके साथ कुछ गलत कृत्य करने का। वो किसकी वजह से हुआ? वो तो भैया आपको प्रतिरक्षा के बदले, अपने आप की सुरक्षा करने के बदले में ये काम आपने करना पड़ा। तो ये किस में चला जाएगा? ये जनरल एक्सेप्शन में। तो पहले चैप्टर में आपने किसको बारे में बताया? प्रारंभिक के बारे में। दूसरे में आपने दंड के बारे में बताया, और तीसरे में हमने बात करी जनरल एक्सेप्शन की। और चौथे में अब हम क्या पढ़ेंगे भैया? चौथे में अब हम क्या पढ़ेंगे? बताओ, चौथे में हम क्या पढ़ेंगे? अबिटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां तक चीजें याद हुई? बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। अब अबिटमेंट पढ़ेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे आपका, और अटेम्प्ट पढ़ेंगे। तो मैं 20 के 20 अगर मैं ऐसे टिप्स पर याद ना करवा दूं तो मेरा नाम, तुम ये कहना सर पढ़ाना छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। पहले में क्या था सर? प्रीलिमिनरी था, प्रारंभिक था। दूसरे में क्या था सर? दंड की बात की गई। दंड की बात कहां से कहां तक की गई सर? दंड की बात 4 से 13 तक की गई सेक्शंस में। दंड की बात होती है भैया जनरल एक्सेप्शन की बात, सेल्फ डिफेंस। हाँ ठीक है, अब आगे चले। हाँ सर आगे चलो, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं हम अध्याय चौथे की। अब यहां क्या आएगा बेटा? आपका अध्याय 4 आएगा। अध्याय 4 आएगा। क्या आएगा बच्चों? अध्याय 4 आएगा। और इस अध्याय 4 में किसकी बात होती है? अबिटमेंट की बात होती है बेटा। किसकी होती है? अबिटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और अटेम्प्ट इसकी बात होगी बेटा। अटेम्प्ट की बात होगी, ठीक है? अटेम्प्ट। अब इसको हिंदी में लिखना चाहते हो, दुष्प्रेरण। अबिटमेंट को क्या बोलते हैं? दुष्प्रेरण लिख लो। दुष्प्रेरण के बाद क्या आएगा बेटा? आपका आएगा आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास करने का अपराध। प्रयास करने का अपराध। ये बच्चों किस में आएगा? अध्याय 4 में आएगा। अगर इसके सेक्शंस के बारे में बात करना चाहते हो तो इसके सेक्शंस आते हैं 45 से लेके 62 तक। इसके सेक्शंस की अगर बात करोगे तो सेक्शंस कहां आएगा बेटा? 45 से लेके 62 तक इसके सेक्शंस के बारे में बात की जाएगी। 45 से लेके कहां तक बेटा? 62 तक। 45 से लेके 62 तक इसके सेक्शंस के बारे में बात की जाएगी। अभी याद करवाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा, अभी लिख लो। अभी मैं बात करूंगा बेटा अध्याय 5 के बारे में। और अध्याय 5 के बारे में जब ये आप कर दोगे, दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र कर दोगे, और अपराध करने का जब आप क्या करोगे बेटा? प्रयास करोगे, तो इसके बाद आप क्या करोगे भैया? अध्याय 5 में जाके करोगे, आप करोगे ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड।
एंड चाइल्ड, मतलब तुम अपराध करोगे, किसके विरुद्ध अपराध करने की कोशिश करोगे? स्त्री और बालकों के विरुद्ध। तो स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराध के विषय में, नोट करते रहना बच्चों, विषय में, ठीक है, नोट कर लो। और ये कहां से कहां तक आएगा? ये आएगा आपका 63 से लेके बच्चों 69 तक। ये कौन से सेक्शन में आएगा? ये सारे सेक्शंस भी अभी याद होंगे आपको, अब दिमाग मत लगाओ, मैं करवाऊंगा ना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक चीज मैं याद करवाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। समय हो जाना तो बता देना भैया। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 5 में, और छठवां और लिख लो, छठवां और मैं तुम्हें बता देता हूं, छठवें में तुम्हारे में क्या आएगा बेटा? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, इसको थोड़ा यहां शिफ्ट कर देते हैं, और ये आएगा अध्याय 6। 3 चैप्टर तो हम याद करेंगे ऐसे। अध्याय 6 की बात करेंगे तो 6 में क्या आएगा बेटा? ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। और ये 70 से लेके कहां तक आएगा बेटा? ये आपका 70 से लेके आएगा, ये आपका 70 से लेके कहां तक आएगा? 70 से लेके ये आपका आएगा, अच्छा ये 69 हो गया, ऑफेंस अगेंस्ट 100 से आएगा ना, ये तो 100 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 100 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। चलो सर यूपीएसआई पर फोकस करूं या आरपीएफएसआई पर? खुशबू बेटा दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। चलो बच्चों, तो अभी मैंने क्या बात करी? अध्याय 4 की बात करी। इसमें किसकी बात होती है? अमिटमेंट की बात होती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, और अटेम्प्ट की बात होती है। दुष्प्रेरण मतलब दुष्प्रेरण करना, अमिटमेंट करना। दूसरा कहता है आपराधिक, अपराध करने का षड्यंत्र रचना। तुमने अपराध करने का षड्यंत्र रचा और उस अपराध को करने का फिर प्रयास करा। पहले तुमने क्या करा? तुमने पहले अमिटमेंट करा, फिर अपराध करने का षड्यंत्र रचा, और फिर तुमने अपराध करने का प्रयास करा। ये किस में जाएगा मेरे बच्चा? ये चला जाएगा आपका अध्याय 4 में। जब तुम षड्यंत्र रच रहे हो अपराध करने का, तो तुम वो अपराध किसके अगेंस्ट करोगे? वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट करोगे। और जैसे ही तुम अपराध करोगे वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट, और फिर तुम क्या करोगे? उनकी बॉडी को इफेक्ट करोगे, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करोगे। और जब आपकी ह्यूमन बॉडी इफेक्ट हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कुछ और करेंगे, अभी यहां तक सीख लो। तो अब देखो मैं पूरी कहानी बताता हूं 5 अध्याय तक, 6 अध्याय तक पूरी कहानी बनाते हैं, 6 अध्याय तक। पहले अध्याय में तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, दूसरे में दंडों के बारे में बताएंगे, तीसरे में जनरल एक्सेप्शन हो जाएगा, अपराध मतलब जो आपके अपवाद है उसके बारे में, और इसके बाद चौथे में तुम जाओगे तो तुम क्या करोगे? अमिटमेंट करोगे, अपराध करने का षड्यंत्र रचोगे, अपराध के साथ कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और अटेम्प्ट मतलब प्रयास करने की कोशिश करोगे, अपराध मतलब प्रयास मतलब अपराध करने का प्रयास करोगे। ये किसमें आएगा? चौथे में। और जैसे तुम अपराध करने का प्रयास करोगे, अपराध किसके अगेंस्ट करोगे? बच्चों के खिलाफ करोगे या औरतों के खिलाफ करोगे? तो भैया आप ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन, तुम ऑफेंस किसके अगेंस्ट करोगे? तो ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन। और जब तुम चिल्ड्रन और वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस करोगे चौथे अध्याय में, तो 5वें अध्याय में उनकी बॉडी को इफेक्ट कर दोगे। 5वें अध्याय में क्या कर दोगे? आप उनकी बॉडी को इफेक्ट कर दोगे। ये क्लियर हो गई ये बात या नहीं हुई? अब मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं, इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो पहला चैप्टर कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक आता है। दूसरा चैप्टर कहां से कहां तक आएगा? 4 से 13 तक आएगा। तीसरा चैप्टर कहां से कहां तक आएगा? 14 से 44 तक आ जाएगा। और 5वां चैप्टर बात करेंगे बेटा 45 से लेकर 62 तक आ जाएगा। और 5वें चैप्टर की बात करूंगा तो 63 से लेकर 69 तक आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई? हिंदी अध्याय 6 को हिंदी में बताओ बेटा। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आप लिख लो ना, जो मानव शरीर है उसके, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, मानव शरीर पर अपराध, मानव शरीर पर, यहां लिख देता हूं, मानव शरीर पर प्रभाव, जैसे हत्या होती ना बेटा, प्रभाव, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में, दोबारा सुन लो पूरी कहानी को। पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा बेटा? प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, जो कहां से कहां तक आता है? 1 से लेके 3 तक आता है।
दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा बेटा? पनिशमेंट, दंडों के बारे में, पनिशमेंट के बारे में पढ़ा। और ये कहां से कहां तक भैया? 14 से लेके 13 तक पनिशमेंट। तीसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा? जनरल एक्सेप्शंस, जनरल साधारण अपवाद, साधारण अपवाद के बारे में पढ़ा। जब कोई तुम कृत्य कर दो लेकिन तुम्हारे मन में वो आशय नहीं था, सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए तुमने वो काम करा, तो ये कहां से कहां तक जाएगा आपका? 14 से लेके 44 तक। अब आप बात करते हैं, जब तुमने जनरल एक्सेप्शन, तुम्हें क्षमा मिल गई, तो क्षमा मिल गई तो तुम्हारे दिमाग में कुछ खुरापत आएगी और तुम यहां षड्यंत्र रचोगे, तो ये किस में जाएगा भैया? अबिटमेंट करना, अबिटमेंट करना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या अटेम्प्ट करना, षड्यंत्र करना, अपराध करने का षड्यंत्र या प्रयास करना, अपराध का षड्यंत्र रचना, तो ये किस में चला जाएगा? तुम्हारा 45 से 63 तक चला जाएगा। और 5वें में तुम्हारा क्या आएगा बेटा? अबिटमेंट कर दिया तुमने, इसके अगेंस्ट करोगे तो आप ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, बालकों और स्त्री के विरुद्ध अपराध करने के विषय में। किसके विषय में मेरे बच्चा? किसके विषय में मेरे बच्चा? किसके विषय में? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सर हम बात करेंगे जब हमें माफी मिल जाएगी तीसरे अध्याय में, तो चौथे अध्याय में हमारा दिमाग चलेगा, दुष्प्रेरण करने का प्रयास करेगा, कुछ अपराध करने का षड्यंत्र रचेगा, और 5वें में हम अपराध करेंगे। किसके अंगेंस्ट अपराध करेंगे? बालकों और स्त्री के अंगेंस्ट। और जब बालकों और स्त्री के अंगेंस्ट अपराध कर देंगे तो उसके बाद हम उनकी बॉडी को इफेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? उनकी बॉडी को इफेक्ट कर देंगे। तो बॉडी इफेक्ट किसमें चली जाएगी तुम्हारी भैया? 6वें अध्याय में चली जाएगी। ये बात क्लियर हुई? तो भाई 6 अध्याय मैंने बता दिए। अब 6 अध्याय में से कोई तुमसे कुछ भी पूछे तुरंत जवाब दोगे या नहीं दोगे? मैं पूछूं दंडों के विषय में बताओ, दूसरे अध्याय में। जनरल अपवाद बताओ, तीसरे अध्याय में। बच्चों के खिलाफ या औरतों के खिलाफ तुम कोई अपराध कर रहे हो, चौथे अध्याय में। जब बच्चे और औरतों के खिलाफ तुमने अपराध कर दिया तो उसके बाद क्या करोगे? बॉडी इफेक्ट करोगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सॉरी, 5वें क्या आएगा? स्त्री और बालकों के अपराध। और 6वें में क्या आएगा? उनकी बॉडी इफेक्ट। और चौथे में क्या आएगा? षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी, यस कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल अटेम्प्ट करना। तो ये आपके 5वें चौथे अध्याय में हो जाएगा। तो ये 4 और 5 अध्याय क्लियर हुए या नहीं हुए? यहां तक किसी बच्चे को 1 भी % दिक्कत समस्या हो तो मुझे बता देना बेटा। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, नोट कर लेना। और ये मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल है उसमें भी दे दूंगा, एक नंबर बता रहा हूं, उस नंबर में सभी बच्चे जुड़ जाइए। वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां भी हम आपको शेयर कर देंगे। वो व्हाट्सएप नंबर ये है बच्चों, 80 बताना सर, 226,754 ये नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आपको एक यूपीएसआई के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब पूरी क्लासेस का टाइम टेबल सुन लो बेटा, पूरी क्लासेस का, कि आपको डेली 12 बजे क्या मिलेगी? बीएनएस की क्लास मिलेगी, मूल विधि की क्लास मिलेगी। किसकी? मूल विधि की क्लास मिलेगी। मुझे कमेंट बॉक्स आप सभी बच्चों के आज देखने कि आपको क्लास कैसी लगी है। उस क्लास से मुझे क्या मिलेगा बच्चों? एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि मुझे भी मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास कैसी लगी है। डेली ये क्लास चलेगी 12 बजे बेटा। अगर 1 बजे बात करूं तो आपको रीजनिंग मिलेगी, आज इनइक्वालिटी की क्लास मिलेगी। आप रीजनिंग पढ़ के देखना, आपको मजा ना जाए फिर कहना। और अगर मैं 2 बजे की बात करूंगा बेटा, तो 2 बजे आपको कौन सी क्लास मिलने वाली है? रीजनिंग के बाद आपको संविधान, बहुत शानदार क्लास होगी संविधान की, पढ़ना मजा आ जाएगा। और संविधान अच्छा खासा पूछा जाता है इसीलिए। और 3 बजे अगर बात करोगे बेटा, तो 3 बजे किसकी क्लास मिलने वाली है आपको? हिंदी की, बहुत शानदार वर्णमाला बेसिस से पढ़ाएंगे सर, जरूर पढ़ना। और 4 बजे आपको क्लास मिलेगी बेटा मैथ्स की, और मैं आज उस मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, और मजा आ जाएगा आपको नंबर सिस्टम पढ़ के। बोलो राधे राधे। ठीक है, तो अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि क्लास कैसी लगी है, जरूर बताना। और ये सारी चीजें याद करके आना। और कल मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ प्रथम विधि आयोग कब आया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, अपराध के तत्व क्या होते हैं, अपराध कितने प्रकार का होता है, संज्ञ अपराध क्या होता है, असंज्ञ अपराध क्या होता है, वारंट में किसकी जरूरत होती है, अध्याय 1 में क्या आता है, अध्याय 4 में क्या आता है, बता दो। आईपीसी में कितने चैप्टर होते हैं, आईपीसी कब लागू हुई थी, बीएनएस में कितने चैप्टर होते हैं, और बीएनएस कब लागू हुई थी, और बीएनएस का एक्ट क्या होता है, तुम मुझे बता देना। ये सारी चीजें कल आपसे पूछूंगा। एक एक चीज आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।